आज मालेगांव शहर में बहुत दिनों के बाद, एक अरसे के बाद, एक शानदार जलसे को मुनाफिद करने वाले हमारे साथी गुड्डू भाई, तालियां बजाई उनके लिए। परवेज सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सरफराज साहब, अमीन पटेल साहब, अकील साहब, कल्पना गहलोत साहिबा, मुंबई से चलकर आए गयासुद्दीन साहब, फहद आजमी साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, आदिल खान आदमी साहब, फहद अहमद साहब, हमारे मोहतरम निसार पहलवान साहब नासिक के, अब्दुल रऊफ साहब, वसीम शेख साहब, तारिक मछलीवाला साहब, हुसैन खान साहब, आतिक मौलवी साहब, रईस शेख साहब, सलाउद्दीन साहब, नफीस आजमी साहब, सऊद साहब, इमरान शेख साहब, मुर्शिद शेख साहब, वसीम साहब, अजहर साहब, फैसल साहब, नवेश साहब, अनीस साहब, यूसुफ इलियास साहब, अबू बकर साहब, सलाम कुरैशी साहब, फैद अख्तर साहब, नदीम साहब, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं उस पूरी टीम को जिन्होंने पिछले हफ्ते में कई दिन यहाँ रह करके इस मीटिंग को मुनाफिद किया, मैं उनका शुक्रिया ही नहीं बल्कि उनका एहसान मंद हूँ, क्योंकि हमें मालेगांव के लोगों से मिलने का एक मौका फराहम किया। देखिए, मैं जो कहता हूँ सच्चाई कहता हूँ, यकीन जानिए मुझे मालेगांव वाले से मोहब्बत है, क्योंकि मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने लोग हैं। मैं अगर मालेगांव में आकर आपसे गले मिल के बात नहीं करूं तो क्या मुंबई के लाल बाग में जाके बात करूं? क्या मुंबई के फरेब में बात करूं? ये मेरा अपना शहर है, मुझे कोई शिकायत नहीं। परवेज भाई शिकायत कर रहे हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं सौदागर नहीं हूं, मुझे वोट चाहिए। मैं जीतूं या न जीतूं, मेरे लोग जीते या न जीते, लेकिन मैं इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जिंदगी भर लड़ता हूं। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों, मैं शायर नहीं हूं यार। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों, ये मुल्क गुलाम था, हम अपना मालिक खुद चुन नहीं सकते थे। अंग्रेज इस मुल्क पर कब्जा क्यों किया मालूम है आपको? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। मोदी जी के जमाने में नहीं, मोदी की जगह वाले कागज की चिड़िया भी नहीं बचाई। मुगलों के जमाने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और हिंदुस्तान का जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा था। गरीबों के पास, किसानों के पास घरों में लोगों के सोने के अंबार थे। अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, यहाँ कब्जा करो। ऐसे ही नहीं आ गए लोग, कागज की चिड़िया लेने नहीं आए थे। ये आए व्यापार के बहाने से हिंदुस्तान में घुसे और हिंदुस्तान पे कब्जा किया। मुगलों को हटा करके ये आए थे यहाँ पर, उसके बाद आए थे। और दोस्तों, जब अंग्रेजों को हटाने की बात हुई तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख गवाह इस बात की, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। केरल का मामला, केरल में एक जगह पे ट्रेन के डिब्बे में
चिलचिलाती धूप के अंदर लोगों को बंद कर दिया गया, बगैर पानी के, बगैर खाने के। 24 घंटे तक ट्रेन चलती रही पटरियों पर, और उसके अंदर बंद मुसलमान चिल्लाते रहे, पानी 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 नहीं मिला। एक दूसरे का पेशाब किया उन्होंने, अपने खून निकाल के पिया उन्होंने। जब ट्रेन पहुंची मंजिल पर तो आधे उसमें से मर गए। ये कुर्बानी किसने दिया? ये कुर्बानी मुसलमानों ने दिया। ये तारीख गवाह है इस बात की, ये कोई झूठी बात नहीं है। 1857 की गदर में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारा गया। जब बलिया की जेल से मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो उसका साथ देने वाला कोई और ना सिवाय बहादुर शाह जफर ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, तो ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। लिखा है हिस्ट्री में कि दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सड़कों के किनारे कोई एक दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें मुसलमानों की लाशों को शहीद करके लटका न दिया गया। यह कुर्बानी हमारी है। हमने कभी, हमारे पुरखों ने कभी अंग्रेजों को तलवे नहीं चाटे। आज बदकिस्मती से वो लोग बैठे गद्दी पर जो अंग्रेजों के तलवे चाहते थे। चिट्ठी लिखा जेल से कि एक बार रिहा कर दो हमको, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे। और छूटने के बाद इन्होंने आजादी की लड़ाई में गांधी जी के मुखालफत किया। तारीख गवाह है, जैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, बंबई के मुसलमान मेमन भाइयों ने, मुसलमानों ने, जिनके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, मुगल लाइन की एजेंसी, सनलाइट साबुन की एजेंसी, बड़ी बड़ी जो है कागज, बर्मिंघम के कागज की एजेंसी, स्टोक की एजेंसी, सारी एजेंसियों को जैसे गांधी जी ने कहा कि हम जो है अब जो है स्वदेशी यहां चलाएंगे और बाहर की कंपनियों का हम लोग यहाँ पर सफाया करेंगे, तो मुसलमानों ने अपनी पूरी एजेंसियों को लात मार के अंग्रेजों को वापस दे दिया। मुसलमानों की खरीदी शुरू हो गई। वह एजेंसियां मारवाड़ियों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, गैर मुस्लिमों ने उन एजेंसियों को ले लिया, वो बड़े आदमी बन गए और हम लोग उन एजेंसियों को लात मार के सड़क पर आ गए। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो मुसलमान अपने सामानों की पोटलियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवा और दवा था। उस वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना कलाम आजाद ने चिल्ला कर कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हें ताजमहल हुस्न की कसम, तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई अजान देने वाला नहीं होगा, तुम्हारे मकबरों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें रसूल का वास्ता है, तुम रुक जाओ, हिंदुस्तान को छोड़ के जाओ, इस मुल्क में कोई इंसाफ मिलेगा। मुसलमान रुक गया था। जितना मुसलमान पाकिस्तान गया, उससे ज्यादा मुसलमानों ने यहाँ रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। गवाह है, एक बार ऐसा भी हुआ, एक सगा भाई जो पाकिस्तान चला गया था, वो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर आया, दूसरा भाई हिंदुस्तान की तरफ से आया, लेकिन हिंदुस्तान के भाई का हाथ नहीं कांपा उसको मारने के लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मुझे वतन से मोहब्बत है, मैं अपने भाई को भी सामने खड़ा हुआ पाकिस्तान में उसके खिलाफ दिखाया। क्या हो रहा है देश में? 2014 से ज्यादा ही कुछ हो गया है। छोटी हांडी में उबाल आता है, छोटी हांडी में जल्दी उबाल आता है। हमने इतने साल तक हुकूमत किया, हमने उबाल नहीं आया। छोटे लोग हैं, दिमाग खराब हो गया है, और ये जो है ना, ये हिटलर की हिटलरगिरी कर रहे हैं। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कहते हैं हिटलर ने भी सारी संस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया था, लाखों लोगों को मार दिया था। 10 साल फिर आगे नहीं चल सके। दुआ करो ये भी 10 साल में चले जाए 10 साल। मुझे याद है, मैं दुनिया आया था,
दुनिया के लोग बैठे हैं। एक छोटी सी लड़की, खुदा की कसम, खूबसूरत बच्ची, छोटी सी, मेरा दामन पकड़ लिया उसने, कहा आप दुनिया आए हो ना, मेरा घर देखे बगैर नहीं जा सकते। मैंने अमर सिंह से कहा मेरे हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया, तो मैंने कहा नहीं, इसका घर देखना जरूरी है। मैं उसका घर देखने गया ना, खुदा की कसम मैं बहुत रोया। उसने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे जो कुछ जहेज में दिया था, मैं और मेरे शौहर ने छोटा सा घर बसाया था, फसाद में मेरा पूरा घर जल गया। आप आइए देखिए, पूरे जले हुए घर को जैसे जला तो वैसे ही आज तक है, 15 दिन हो गया। एक भी पुलिस वाला आकर इसकी सर्वे नहीं कर रहा है, पंचनामा नहीं कर रहा है। पंचनामा कर लेगा तो मैं सफाई कर दूंगी, शायद मुझे सरकार से कुछ पैसे मिल जाएं ताकि मैं अपना घर दोबारा बसा सकूं। पूरा घर जला वैसे पड़ा। और आगे एक औरत आई, बच्चे को गोद में लिए हुए, उसने कहा मेरा भी घर ऐसे पड़ा परेशान के लिए, मेरे पास 6 महीना का बच्चा है, मैं उसे लेकर मैदान में सोती हूँ, मेरा घर जला हुआ है, मेरे घर का सर्वे करवा दीजिए, सर्वे करवा दीजिए। ये देश की हाल। दुनिया में 2013 में फसाद हुआ था। 2013 में मैं गया था, 2013 2008 दो बार फसाद हुआ था। जब मैं गया था वहां दुनिया में, 2013 में 6 लोग शहीद हुए थे और कुछ अपाहिज हो गए, गोली लगी थी, नीचे से वो हो गए। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐलान किया कि 3 लाख 1.5 लाख और 50,000, याद है कि नहीं याद है, ये पैसा इनको दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा हम नहीं देंगे, इसलिए कि पुलिस की गोली से मरे हैं, तो पुलिस की गोली से मरने वाला आदमी जो है ना, वो क्रिमिनल होता है, अगर हम दे देंगे ना तो पुलिस झूठी हो जाएगी, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। मैंने बोला पृथ्वीराज चौहान जी, आप मुख्यमंत्री या चपरासी हैं? ऐसे क्यों नहीं आते? मैं समाजवादी पार्टी में काम करता हूं और मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था। फसाद तो हमारा नसीब बन गया है। एक दिन में मुजफ्फरनगर के लोगों ने कितने लोगों को मार डाला, मगर अखिलेश यादव ने क्या किया मालूम है? एमपी को, एमएलए को जेल भेज दिया। आज तक कोई गया यहां पर फसाद में जेल? एमपी और एमएलए को जेल, और एक एक मरने वालों को यूसुफ भाई 15-15 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया अखिलेश ने दिया। और उसके बाद 1,800 करोड़, हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरफ में लिखा जाएगा, 1,800 करोड़ रुपया जितने लोगों का घर जल गया, टूट गया है, इन सबको घर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपया दे दो, जबकि घर की वैल्यू 3 लाख रुपए, छोटे छोटे घर गांव। और यहां पर मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ था, मैं चिल्ला उठा था, उसके पहले मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, मरने वालों को 6 लाख दिया गया था, मालेगांव वालों को 1 लाख दिया गया था। याद है कि नहीं याद? मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, नहीं सुना इन लोगों ने। मैंने मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी से कहा, नेताजी कोई पुरसान हाल नहीं है मालेगांव का, आप प्लीज मेहरबानी करके मालेगांव आ जाइए, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, देश में कोई नेता नहीं कहा जाता। इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई नेताजी जाना जाता है तो मुलायम सिंह जी आप जाने जाते हैं। मुलायम सिंह जी मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं डॉक्टर से छूटा था, मैं जमानत पर आया था, मुझसे लोग नफरत करते थे, कोई मेरे पास खड़े होने को तैयार नहीं था। बड़े बड़े नेता जिनको मैं अपने पास से चंदा देकर इलेक्शन लड़ाता था, खुदा की कसम मेरे साय से भागते थे। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। प्रोफेसर जावेद खान, उन्होंने मुझे फोन पर कहा, अबू आसिम मैं आपकी वजह से मिनिस्टर नहीं बना। मुझे शरद पवार साहब ने कहा कि तुम अबू आसिम जो बम ब्लास्ट का आरोपी है, तुम उसके रिश्तेदार, उससे तुमको मंत्री नहीं बनाऊंगा। आजम कहते हैं मुझसे जावेद खान की मैंने बहुत कहा कि मैं अबू आसिम का कुछ लगता नहीं, मुझे बना दीजिए मंत्री, अबू आसिम मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद भी शरद पवार ने नहीं सुना। एक हिंदू नेता यूपी का रहने वाला, जो अबू आसिम को खुदा की कसम नहीं जानता था,
मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दादा ने कभी सियासत नहीं किया, लेकिन जेल से छूटने के बाद मैंने कहा, अबू आसिम, अगर तुम अपने बाल बच्चों के लिए जिंदा हो तो लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम छोड़ो बाल बच्चे, निकलो सड़क के ऊपर, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ो। हमारे गांव वालों, मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे को जवान हो गए, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। 6 दिसंबर 1992 को मैं दोपहर तक मेरे बंगले खंडारा में बच्चों के साथ घूम रहा था। जैसे ही न्यूज आई 1 बजे 1:30 बजे कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मैंने बच्चों को गाड़ी में डाला, सीधा भागा बंबई, और बंबई पहुंचते पहुंचते बंबई चलने लगे। मुलायम सिंह यादव, मैं ढूंढ रहा था क्या करूं, मैं किसको पकड़ूं, मुझे लड़ना है इनके खिलाफ। मैं सुबह उठता था 11 बजे, आर्थर रोड जेल में जाता था, दिन भर बैठता था जज के सामने, शाम को 5 बजे जब कोर्ट छूटती थी आता था घर, उसके बाद कैसे ताकत बनाऊं उसकी तलाश में घूमता था। उसके बाद मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव नाम का एक गैर मुस्लिम है, जिसके राज में मुसलमान भी कलर खोल के चलता। जब उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर 1990 को 14 लाख लोग आए, हाथों में हथियार, एक धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो, राम लल्ला हम आए हैं, मंदिर ही बनाएंगे। मुलायम सिंह यादव हिंदू है, मुसलमान नहीं है, लेकिन देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है कि यह धर्म सबके लिए बराबर है, किसी की मंदिर, किसी की मस्जिद कोई गुंडागर्दी से नहीं तोड़ सकता। मुलायम सिंह यादव अपने कमरे में मोबाइल कॉर्डलेस फोन लेकर यहां से वहां से यहां घूम रहे हैं। क्या करूं? डीजी कहता है कि चढ़ गए गुंबद के ऊपर, क्या करूं? आप गोली मार दो। डीजी कहा, मैं काम क्या कैसे करूंगा ये काम? गोली मार। सरकार चली जाए, लेकिन देश का संविधान पे काली नहीं लगना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, उस मुलायम सिंह यादव को मैंने बंबई बुलाया, मेरा नाम अखबार में बहुत छपता था, बहुत बड़ा आतंकवादी, बहुत बड़ा ये। मुलायम सिंह यादव आगे ताजमहल होटल में ठहरे मुख्यमंत्री थे, उनसे लोगों ने कहा, अरे अबू आसमी के पास मत जाना, इसके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है, अभी तो जमानत पे छूटा है, इसको तो फांसी की सजा होगी। वारे मुलायम सिंह यादव, आप नहीं रहे दुनिया में। मुलायम सिंह ने कहा, खुद ने कहा कि मैं जानता हूं अबू आसिम बेगुनाह है, मैंने पढ़ा उसके केस को, मैं जाऊंगा अबू आसिम के घर। और मुलायम सिंह मेरे घर पर आए, मेरे सर पर हाथ रखा, कहा, अबू आसिम तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसको कैसे बुझाऊं मैं? वो मुलायम सिंह यादव जिसके राजकाज में कभी हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं रहा, और ये लोग यहां सरकार चल रही, क्या हो रहा है यहां पर? मैंने उस वक्त मुलायम सिंह यादव से कहा था, नेताजी टाडा लगा हुआ है, बहुत मुसलमान परेशान है, बेगुनाहों को जेल में डाल दिया गया, नेताजी आप कुछ कर सकते हैं क्या? पवार साहब से हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम मीटिंग बुलाएंगे, पार्लियामेंट में बिल लाएंगे। नेताजी ने कहा, झूठ बोलते हैं। अपने सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कलम कागज लाओ, सुन लो, हिस्ट्री में लिखने काबिल है ये चीज, कहा कि कलम कागज लाओ, आज से उत्तर प्रदेश में टाडा खत्म। मुलायम सिंह यादव ऑर्डर हो गया। ये उनकी खुसूसियत थी, और उन्होंने कहा कि मैं आज से यूपी में टाडा खत्म कर रहा हूं। याद रखना अबू आसिम, मुझे कत्ल करने के लिए पूना से आया था आदमी, मुझे मारने आया था, जब चाकू मारा मुझे तो मेरे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, वो आदमी टाडा में बंद है, इस टाडा के खत्म करने से वो आदमी भी छूट जाएगा, लेकिन मैं उसको छूटने दूंगा क्यों? ये कौम के साथ जुल्म नाइंसाफी हो रही है, इसको छूट दूंगा मैं। इसलिए आपके पास चलकर आया हूं समाजवादी का पैगाम लेकर के कि हमें इस देश के अंदर एकता बनाना है, मनमानी नहीं करना है। अभी त्रिपुरा में फसाद हो, मस्जिदें तोड़ी गई, कुरान शरीफ जलाया गया, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ एहतजाज किया था ना, याद है कि नहीं किया था? और जरूर करेंगे। मुझे याद है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के नाम एक नावल जेम्स लेन ने लिखा था, जो पूना की लाइब्रेरी में थी, जो उस नावल की वजह से लाइब्रेरी जला दी गई। शिवाजी महाराज की मां के नाम अपमानित करने वाले जेम्स लेन को आर पाटिल ने कहा, मैं अमेरिका से लाकर हथकड़ी लगा के उसके पेट चलाऊंगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद और कुरान पे हमला हो, हम चुपचाप बैठे रहें? मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग अगर आपने एहतजाज किया। कोई गलत नहीं किया आपका। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए एहतजाज करने का, गांधी जी ने हक सुनाया है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज परमिशन नहीं देता था, गांधी जी एहतजाज करते थे नहीं करते थे? हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पवार साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, शरद पवार साहब आज देश में आप बहुत बड़े नेता हैं। मैं इस माइक के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ पवार साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मुंबई में झगड़ा हुआ था नवाब मलिक का, संजय पाटिल का, गोली चली थी और पुलिस स्टेशन में 307 का केस हुआ था, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। पवार साहब आपने केस खत्म कर दिया, दोनों 307 खत्म हो गया, दोनों पे कोई केस नहीं। मेरे बच्चे, मेरे जवान अपने रसूल के लिए, अपनी शरीयत के लिए सड़क पर उतरे थे और आपकी सरकार ने कितने बच्चों पे केस किया था? कितने लोगों पे? 60 लोगों पे 307 किया। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। कमर के ऊपर इतनी चोट लगे कि आदमी की जान जाने का खतरा हो, उसे कहते हैं 307। अगर वकील लोग बैठे हैं झूठ बोलते हो बताओ मुझे, 307 लगा दिया। मेरे पास यूसुफ भाई आए और वो अपने वकील साहब, मुजीब वकील साहब आए, मैं इनको लेकर गया होम मिनिस्टर के पास। मैंने होम मिनिस्टर साहब को पूरी दास्तान बताई और मैंने कहा सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और आपकी खुशकिस्मती है कि मालेगांव के सारे कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में आ गए। आप बहुत इतरा रहे हैं, आपकी पार्टी बढ़ रही है वहां पे। आप इन पे 307 नहीं लगना चाहिए, आप उसको खत्म करा दीजिए। मैंने हाउस में उठाया, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये मुसलमानों के साथ, मालेगांव के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। 307 मुझे बताओ किस वजह से 307 लगा? नहीं सुना किसी ने। सुना किसी ने? बोलिए सुना किसी ने? लोग भागते रहे, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां छुप रहा है, कोई वहां भाग रहा है, जिसने लगता है कोई चोरी कर लिया हो, कोई रेप का केस हो गया। इस काम के लिए कि मेरी शरीयत के खिलाफ कुछ हुआ है, वही हुआ अमरावती में। लेकिन अमरावती में 307 नहीं लगा, नांदेड़ में 307 नहीं लगा, यहां लगा है, इससे ज्यादा हुआ था। मेरे गांव के लोगों, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे ताकत है। अब वासिम जिसका नाम है वो सिवाय अल्लाह के दुनिया में किसी से डरता नहीं। मैं मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करते हुए कहना चाहता हूं कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। और क्या शेर आगे बोल रहा हूं मैं? आपके होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। शायद तो मैं हूं नहीं नया। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। मालेगांव वालों, सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो, सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह दिखाई मैसेज देकर जा रहा हूं। मैं बहुत जिंदगी आराम की गुजारने वाला आदमी था। ऊपर वाले का करम है, जब मैंने पहली बार, मैं कोई बड़ा काम नहीं करता, मैंने पहली बार जब अपना फॉर्म भरा था एमएलए का, तो लोगों के दांत खट्टे हो गए। अरे अब वासिम के पास इतनी प्रॉपर्टी, सब मेरे पसीने से कमाई प्रॉपर्टी है।
लेकिन मैं सड़क पर नंगे पैर घूमता हूं, मेरे पैर सूज जाते हैं, मुझे खाने को रखा रहता खाना नहीं मिलता, मुझे सोने को 6 घंटे नहीं मिलते। आज यहां हूं, कल वहां हूं, परसों वहां हूं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तुम मेरे साथ इकट्ठा हो जाओ और मैं इस मुल्क में रहने वाले लोगों को इंसाफ दिला सकूं। इसलिए राजनीति करता हूं और मेरा कोई मकसद नहीं। तुम्हारे शहर का ये लड़का है, क्या नाम उसका? गैसुद्दीन, जो मेरा काम देखता है। कलीम किधर है? इधर आ जा सामने। अच्छी बात है, यही है गवर्नमेंट की तरफ से मेरा इंजीनियर यही है महाड़ा में। बता दे कलीम, तूने मुझे कितना कमीशन दिया आज तक? 1 रुपया मैंने कभी नहीं लिया आज तक। लोग 10 से 15% लेते हैं। अरे क्या जरूरत इसकी है? मैं पैसे नहीं लेता, मैं पैसे देता हूं, जितना दे सकता हूं, जितनी मेरी हैसियत है। राजनीति इसलिए करता हूं कि इस मुल्क के अंदर अमन अमान हो, ईद में लोग इज्जत के साथ रहें, दिवाली मनाए, होली मनाए, सबके सब भाई भाई की तरह से रहें। कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलसिता हमारा। अब शेर बदल गया, बुलबुल नहीं है उसमें, हम बुलबुल हैं, इसके बुलबुल की जगह उल्लू आ गया। शेर बदल गया, क्या मालूम क्या हो गया? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ पर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो गया? इसलिए दोस्तों, मैं वो बात कर रहा था धुलिया की। धुलिया में इंक्वायरी उठाई गई, इंक्वायरी जज की कि क्या गलती किसकी है। मैं इंतजार कर रहा था कि इस गलती में मुसलमानों का नाम आ जाए ताकि मैं बता सकूं कि मुसलमान फसादी है, लेकिन मुसलमान फसादी नहीं है और आज तक इंक्वायरी नहीं लाई गई। ये इंसाफ है क्या? ये दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, भीमा कोरे गांव में फसाद हुआ, सरकार ने 7,17,91,000 रुपया दिया। कितना दिया? 7,17,91,000। दुनिया में 2 बार फसाद हुआ, पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा कोई लीडर ही नहीं है। सब के सब जो है ना कड़वे चाटने वाले हैं, उनकी हिम्मत नहीं मांगने की। सीमी पे पाबंदी लगी। सीमी कौन सी संगठन है? 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बनाया था कि 30 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें काम करेंगे और हमारी बहनें, हमारे बच्चे, इनके लिए पढ़ाई के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए हम पैसे जमा करेंगे, उनको मदद करेंगे। पाबंदी लग गई इस पे। जब अमेरिका में ब्लास्ट हुआ ना तो भुजबल साहब का कलेजा फट गया। उन्होंने कहा ये जो मुस्लिम संगठन है, और सीमी पे पाबंदी लगी 2001 में। मुकदमा चला, बहुत लोग पकड़े गए। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि सीमी के पास कोई भी ऐसी चीज मुझे नई पुलिस ने दिया कि मैं सीमी को आतंकवादी संगठन कह सकूं। मैं सीमी के ऊपर से जो बंधन लगा हुआ, बैंड लगा, उसे उठाने का ऑर्डर करती हूं। ये जज साहब ने कहा, लिखा है, ऑर्डर पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट पे केस डाल दिया, आज तक ठंडे बस्ते में चला गया, आज तक सीमी पे पाबंदी लगी हुई है। मैं पूछूं, क्या मुझे पूछने का हक नहीं है कि सनातन संस्था पे क्या हुआ, अभिनव भारत पे क्या हुआ? जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिन्होंने ब्लास्ट में, जिन्होंने नई बंबई में, जिन्होंने थाना में, जिनके ऊपर मुकदमे, जिनको 10 साल की सजाएं हुई है, लेकिन आज तक उनके ऊपर बैन नहीं लगा। बैन मेरे पे लगता है। एक बार आरएसएस पे बैन लगा था कांग्रेस की सरकार में, हाई कोर्ट ने कहा ये बैन गलत लगा है, तालियां बजाकर कांग्रेस ने स्वागत किया। और जब सीमी पे बैन लगा ना तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, और आज तक आरएसएस का सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाला, अपील भी नहीं किया, बोले जाओ तुम्हारा बैन टूट गया। यह हालत देश में है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने पास पैसा नहीं है। और हमारी हालत, हमारे पास मैक्सिमम मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास
एक महीने का 500 रुपया से कम आमदनी है। 500 रुपए से कम आमदनी। स्कूल नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है। नौकरी में 4% मुसलमानों को बस, 2% मुसलमान ऐसे हैं जो डिग्री हासिल करके आते हैं, बाकी पढ़ ही नहीं पाते, कॉलेज खुलता नहीं। मैं मुंबई में ताकतवर होने के बाद भी अपने एरिया में कॉलेज के लिए जगह मांग रहा हूं, आज तक नहीं दिया मुझे। और दूसरों को बिना पैसे के 50-50 एकड़ जमीन दे दी जाती है। हमारा बजट 600 करोड़ रुपया साल का, उसका 5% खर्चा होता है, 3% बाकी वापस चला जाता है। और इतनी आबादी वाले आदिवासियों का बजट, मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहता हूं वो भी कमजोर, उनको और दीजिए पैसे आप। उनका बजट 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ दिया जाता है, मुझे 600 करोड़ दिया जाता है और उसका 4% खर्चा किया जाता है। लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? ये हालत है देश की आज। हमारे लोग एमएलए बन जाते हैं ना तो समझते हैं मुझे दुनिया मिल गई। अरे एमएलए तो बहुत छोटी चीज है, पहुंचने आए एमएलए कैसे क्या होती है? इतना मत ज्यादा तले में मत छाटो, आंख में आंख डालकर बात करो मर्दों की तरह से। मांगो फंड, देखा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा 100 करोड़ आया, अगर 100 करोड़ आया मर्द हो ना, 80 करोड़ रुपया मेरे इलाके में खर्च होना चाहिए। 80 करोड़, क्योंकि यहाँ मेरी आबादी 80% है। और अगर तुमने 80% खर्च नहीं किया ना, मैं समझूंगा कि तुम परवे चालू में गए। और क्या बोलूं मैं, पैसा इतना मिला तो क्यों नहीं करते? इसलिए दोस्तों आपके पास आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं मुंबई से। सरकार आज सरकारें जो है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बाकी कुछ नहीं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने कहा था कि जहां सियासत मजहबी मसलों को शांत करे, जहां सियासत मजहबी मसलों को शांत करे वो देश महान होता है। और जहां सियासत खुद मजहबी मसलों को पैदा करे, समझो कि देश गलत लोगों के हाथ में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मार्टिन लूथर ने कहा था। और आज जो सरकार है ना, वो मजहबी मसलों को पैदा करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ना चाहती है। ये हालत देश के हैं। सारी कंपनियां बिक गई, रेलवे बिक गया, 4 गुजराती है, 4 गुजराती। मैं गुजराती में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर बुरा माने तो मान जाए, क्या कर लेंगे बेटा यार। 4 गुजराती है, एक हमारे बादशाह हैं, दूसरे एक खलीफा है, एक मुकेश अंबानी है और एक अदानी है। 4 गुजराती, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। रेलवे क्या? अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिनका रिजर्वेशन है, मेरा तो है ही नहीं, मैं तो फुटपाथ पे हूं। रेलवे भी क्या? रेलवे मुसलमान 2%, 100 में 98% गैर मुस्लिम मेरे भाई हैं, उनका रिजर्वेशन भी है। बहुत तालियां बजाते हो नरेंद्र मोदी के नाम तक, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म। मैं तो फुटपाथ पे पहले से हूं, मुझे क्या है। एयर इंडिया भी क्या? दुनिया में सारे छोटे छोटे देशों की अपनी एयरलाइन है। मेरा भारत महान, लेकिन एयरलाइन बिक गई, एयरलाइन। एयर इंडिया का मालिक टाटा बन गया। मेरा अपना नुकसान क्या हुआ? 1% मुसलमान, 99% मेरे गैर मुस्लिम भाई और सोए हुए हैं। जागो जागो, तुम्हारी नौकरी जा रही है। पहले सरकारी नौकरी थी ना, 8 घंटे में 5 घंटा काम करो, निकल लो साइन करके, पैसा डबल टिबल ले लो। और अब तुमको कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करनी पड़ेगी, तनख्वाह भी आधी मिलेगी और ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा, और नौकरी भी जो है ना वो परमानेंट नहीं होगी। नुकसान किसका है? और आप सोए हुए हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत ताकत से इलेक्शन यूपी में लड़ रहे हैं और मैं जीतने की पूरी उम्मीद थी। मैं 6 महीने तक मेरे पीछे 100-100, 200 गाड़ियां, मैं पूरे यूपी के इलाके में घूम रहा था कि मेरा वोट बटने ना पाए। बहुत मेहनत मैंने किया, सिर्फ इसलिए किया इस देश में फिरका परस्ती खत्म होना चाहिए। मेरा एक भाई आया,
इसका मुलायम सिंह यादव के धोती के नीचे खाकी वर्दी है। और दूसरी बात कहता है अगर मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव मुझसे अनाउंस करने तो मैं साथ में आ जाऊं। अबे एक तरफ खाकी वर्दी बोलता है, एक तरफ अनाउंस भी करना चाहिए। चारों तरफ जो चाहो बोल दो, एक सीट भी चुनकर नहीं आए। और उनके भाषण को लेकर के खुदा की कसम, मुझे हाउस के अंदर लोग कहते हैं कि एक उनकी सीट आए या ना आए, उनकी तकरीरें हमारे लिए बहुत मुफीद होती हैं। हम उन तकरीरों को ले जाकर सुनाते हैं लोगों को, देखो अगर तुमने थोड़ी भी सुस्ती किया तो ये लोग पावर में आ जाएंगे, तो इस देश के अंदर जो है ना कब्जा कर लेंगे। जी जाते हैं बोल के लोग। मैं हमेशा कहता हूं कबड्डी खेलते हैं ना हम लोग, कबड्डी 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 खेलते खेलते गए और कहीं हमारी सांस टूट गई और किसी ने खींच दिया और बाकी था एक ही सूत और हम हार जाते हैं। मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मेरा भाई आकर 500 दे लेता है, मैं हार जाता हूं। क्या करूं? खड़े कर दो। बीजेपी कहती है लो पैसा चढ़ जाओ असूली पे, लो पैसा चढ़ जाओ, मेरा ही भाई जाता है। शाम को, अगर भरोसा नहीं है ना आप लोग अखबार वाले हो, शाम को जाकर देखना बीजेपी और शिवसेना के मंडप में पर्दा उठाओगे ना, मेरा भाई वहां बैठा रहता है। भैया पैसा थोड़ा दो, मैं लड़ जाऊंगा, तुम्हारा वोट जो वोट बैंक है सेकुलर उसे काट दूंगा, तुम जीत जाओगे। ये सच्चाई है और यही होता है। हम मुंबई में इलेक्शन लड़ रहे थे, सुहेल लोखंडवाला को लड़ा रहे थे, हमने 2,52,000 वोट लिया और हम 152 वोट से हार गए। कितने वोट से? पार्लियामेंट की सीट मुसलमान जीत रहा था, 152 वोट से हार गए। हमारे भाई ने इलेक्शन लड़ लिया, 1800 वोट काट दिया। आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, आप फॉर्म भर दो, 100 200 500 वोट तो ऐसे ही आपको आ जाएगा और हमारे वोटों को तीतर भीतर कर दिया जाता है। और कुछ उलमाए कराम माफ कीजिएगा, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, अरे भाई हाथ जोड़ता हूं, शिया हो तो शिया का काम करो जितना करना, कोई मना नहीं करता। सुन्नी हो तो सुन्नी की तबलीग करो जितना करना करो, देवबंदी हो देवबंदी की तकरीर जितना करना करो, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरे पर तोहमत मत लगाओ, इससे क्या होता है ना आपस में टकराव होता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ यूसुफ भाई, मेरी हैसियत में उलमाए कराम के पैर के धूल के बराबर हूँ, लेकिन मेरे दिल की एक चुभन है, मेरे दिल की तड़प है कि हमला इमारत पर हो रहा है, हमला इमारत पर हो रहा है और हम नादानों ने इमारत के ऊपर फ्लैग बना लिया है। एक पर शिया लिख दिया, एक पर सुन्नी लिख दिया, एक पर देवबंदी लिख दिया, एक पर जो है अंसारी लिख दिया। और हम बिल्डिंग की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ्लैग की हिफाजत कर रहे हैं। नादानों, बिल्डिंग गिर जाएगी तो फ्लैग नहीं रहेगा। पहले बिल्डिंग की हिफाजत करो, बाद में अपना अपना फ्लैग बनाओ जो बनाना हो। ये मेरी गुजारिश है। कौम की हालत बहुत खराब है। ये लोग कहते हैं, एक कमेटी है दुनिया की कहती है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जेनोसाइड होगा। जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, लाखों लोग मारे जाएंगे। जिस तरह बोस्निया में लाखों मुसलमानों को मार दिया, उनकी औरतों को ले गए, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई उस तक छोड़ा नहीं उनको। तो कब उसका सदर कहता है, जेनोसाइड का जो सदर है अमेरिका से कहता है कि हिंदुस्तान भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं खबरदार करता हूं वजीर आजम को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को हमने खबर दे दिया कि हिंदुस्तान भी जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोको। कोई कदम नहीं उठा रहा है। मगर याद रखिएगा, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली। समझ मत सेरे गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आज मैं एक वादा लेना चाहता हूं अपने भाइयों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोलता है तो तुम अपनी जान देने को तैयार हो जाते हो। होते को नहीं होते हो? मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हुजूर के खिलाफ एक लफ्ज़ मैं सुनूंगा नहीं। सही है कि गलत है? इसीलिए जेल गए थे सब लोग। हुजूर के लिए जान दे सकते हो, हुजूर का कहना भी हम मान सकते हैं क्या? आज हाथ उठाकर बोलो, हुजूर का कहना हम मान सकते हैं क्या? जोर से बोलो, समझो।
मैं कसम खा के कहता हूं, तुमने कहना मान लिया ना, कोई माई के लाल में ताकत नहीं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखते। बहुत आसान नुस्खा बताकर जा रहा हूं मैं। समझाया मेरे रसूलुल्लाह ने कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। कहा है कि नहीं कहा है? अगर अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम पेट भर खाना खाकर आराम की जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में है, खाना उसको नहीं भूखा है, और अगर तुमने खाना अकेले खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। कहा है कि नहीं कहा है? यहाँ बैठे और मैं कहा बैठे होंगे। आज से एक काम करो, किसी से डर वर के नहीं भाई, डरना किससे? डरना तो अल्लाह से है। रसूलुल्लाह के लिए उनकी कही हुई बातों को अपने पड़ोसी के पास जाकर कह दो, खास तौर से हिंदू से कह दो कि मुझे रसूलुल्लाह ने कहा है कि पड़ोसी का। अगर तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी गैर मुस्लिम को मत बुलाना। हमारे गांव के मुसलमान अपना खून देकर रसूलुल्लाह का जो कहना पूरा करेंगे। बीमार हो जाने से पूछो तबीयत कैसी है आपकी, तकलीफ में है तो उसको मदद कर दो। वो गाली दे तो सुन लो। और इससे सवालों का कलेजा फट जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया हिंदुस्तान में? हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। जितना आईसीयू है ना, सब बन जाएगा। अगर हम सब ने ये अपना लिया कि हम अपने इखलाक से गैर मुस्लिम भाइयों को अपना बना देंगे, तो इंशाल्लाह कोई जेनोसाइड नहीं होगा। हम सब इस देश के अंदर भाई भाई की तरह रहेंगे। मैं हमेशा एक गीत गाता हूँ, एक गीत मैं हमेशा गाता हूँ कि महलों और भूल जाता हूँ मैं, किसको याद है? नहीं अरे क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट से मेरे साथ जाते हैं, बोलता हूँ तो याद रखता है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रह पाए। मोदी साहब, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आपके पास इसलिए चलकर आया था, ये गुजारिश करने आया था आपसे कि हमने इसी भिवंडी के अंदर, इसी मालेगांव के अंदर पार्टी खड़ी किया था, और शायद 12-13 नगर सेवक चुनने लाए थे। हम आ रहे थे, एक बार यहाँ फसाद हुआ था, कुछ हम बोले क्या रिलीफ लेकर आ रहे थे, हमको रास्ते में रोक दिया पुलिस ने, इगतपुरी में रोक दिया था। हमारे मुकदमा हमारे ऊपर किया था, हम 10 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। हम ये काम अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह खुश होगा तो शायद मेरे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। हमारे गांव वालों, तुम मेरे अपने हो। तुम्हारे पास बंबई में 2 एमएलए हैं, दोनों मजबूत हैं, दोनों मर्द हैं, एक रईस है, एक मैं। आज रईस को मेरे साथ आना था, लेकिन आज ही इन लोगों ने डीपीडीसी की मीटिंग कर दिया और रईस को रुकना पड़ गया। बहुत होशियार एमएलए हैं। आपके 2 एमएलए हैं, यहाँ का एमएलए आपका होगा, ठीक है, वो 2 आपको मैं और दे रहा हूँ प्लस। जो भी मसला आपका हो हमारे गाँव में, एजुकेशन का हो, अस्पताल का हो, जो है और रूम का हो, जिस तरह का भी काम हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस तरह से मैं भिवंडी और गोंडी के लिए काम करूंगा, इसी तरह से मैं मालेगांव के लिए भी काम करूंगा। बस मैं मालेगांव के तमाम वर्करों से कहना चाहता हूँ, तमाम पार्टी में काम करने वालों से कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ खड़े हो तो भागना मत। तो मैं 26-27 साल से एक ही पार्टी में हूँ। सत्ता में नहीं आऊंगा शायद, कभी नहीं आऊंगा शायद, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करता हूँ। मैं किसी का घर, किसी के घुटने टेक कर किसी के सामने तलवे चाटकर मंत्री नहीं बनना चाहता। कुछ मंत्री हैं बम्बई में, लेकिन इनकी लाल बत्ती चोर बाजार वाली है। चोर बाजार वाली लाल बत्ती इसलिए कह रहा हूं ना कि अगर मर्द होते ना तो शरद पवार के सामने जाकर तुम्हारा मुकदमा खत्म करवा देते। 307 का मुकदमा हो ही नहीं सकता।
मुझे कोई वकील बता दे कि 307 हो सकता है क्या? नवाब मलिक पे खत्म हो सकता है, संजय पाटिल पे खत्म हो सकता है, लेकिन यूसुफ भाई पे नहीं खत्म हो सकता। क्या मतलब इसका? हमें क्या समझते हो हम जो हैं हमारे गुलाम हैं? हम गुलाम सिर्फ अल्लाह के और किसी के गुलाम नहीं है। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि मुझे ताकत दीजिए आप लोग। अगर ताकत आपकी जरूरत नहीं होती ना तो मैं अपना काम कर लेता। मैं आपके पास आके भीख नहीं मांगता। मैं ख्वाब में देखता हूं, मैं सबके सामने हाथी फैला के फिर रहा हूं। 25-26 साल से भीख मांग रहा हूं, ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो। तुम्हारी ताकत मेरे पास आएगी ना तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, कौम और मुल्क के लिए काम करूंगा। गुजारिश करता हूं समाजवादी पार्टी को मजबूत कर दो, किसी के बहकावे मत आओ। बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन ये नकली डालडा की है, मैं देसी की। पक्का बोल रहा हूं मैं, ये नकली है, मैं असली हूं। आजमा लेना कभी भी यार, जब चाहना आजमा लेना। ये नकली लोग आ गए हैं, पैसा नहीं यार निकल दिया धीरे से। आज तक पैसा दिया क्या मुझे तुमने? सलीम, कितना कमीशन दिया तुमने मुझे? कितने का काम कर रहा? 25 करोड़ है कि कितना? अभी 20-25 करोड़ का काम कर चुके हैं, 20 करोड़ बाकी अभी। इसमें कमीशन देते तो मुझे कई करोड़ देते, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं दिया आज तक। तू मुसलमान है तो नुकसान कहां से? तेरा फायदा हो रहा है। अगर तू मुसलमान है तो नुकसान नहीं है, ये पैसा हराम का है। जो तनख्वाह मिलती है वही पैसा होता है। बोलो सही है कि गलत है? मैं मुसलमान हूं ना, मैं सच्चा होना चाहिए मुझे। मैं सिर्फ नमाज के लिए मुसलमान नहीं हूं, मेरी 24 घंटे की जिंदगी मुसलमान को होना चाहिए, तब मैं मुसलमान हूं। मालेगांव में उधर 35,000 पैलेस बरादरी के लोग हैं, 35,000। इंशाल्लाह इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। अभी हमारे कुरैश बरादरी की मीटिंग वहां हुई थी। देवनार को हम लोगों ने दुनिया का सबसे अच्छा स्लॉटर हाउस बनाने की कोशिश किया है। दुनिया एक तरफ से जैन लोग हैं, एक तरफ से दूसरी पार्टी के लोग, सब मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको दुनिया का सबसे अच्छा स्लॉटर हाउस बनाने का पास करवा दिया। मामूली बात नहीं है। जब गणपति होती है तो सरकारी खजाने से कुछ करोड़ खर्चा होता है, हमें उसका दुख नहीं है, करो ना खर्चा, हम क्या मना कर रहे हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन होता है तो करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लेकिन मेरा त्योहार होता है तो खर्च नहीं होता, पैसा कमाते हैं ये लोग। हमने जब बैलेंस शीट देखा, बैठे इफाद आजमी वगैरह, मैंने कहा सुनो, तो उनके त्योहार पर खर्च, मेरे त्योहार पर कमाई, कैसे चलेगा? आंदोलन किया हम लोगों ने। एक बकरे का 50 रुपया लेते थे ये लोग वहां स्लॉटर हाउस में लाने के बकरीद में, सब का सब उन्हें माफ करा दिया। अब 1 रुपया नहीं देना पड़ता, पूरा माफ कर दिया। इसलिए दोस्तों नहीं, हर चीज प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है। बिजली कंपनी आ गई है चोरी की, और इनका अगर तुम इन बिजली कंपनियों का तुम बैलेंस शीट देखोगे ना तो उस पर कई करोड़ों रुपया इनको चंदा दिया जा रहा है पार्टियों को। तुरंत कंपनी का बैलेंस शीट उठा लो, कितना चंदा दिया गया मालूम पड़ जाएगा आपको। मोदी जी ने कानून बना दिया कि इलेक्शन की पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी चंदा दिया जाएगा वो टैक्स फ्री होगा। जैसे आप अपना ऑफिस का खर्च करते हैं, उसको जो घटा करके इनकम टैक्स दिया जाता है, और उसी तरह से वो खर्च जो है ना इनकम टैक्स में जितना भी आप दे दोगे चंदा, उस पर कोई टैक्स नहीं। ये लोग दबक पैसा दे रहे हैं, ऐसा मिल जाए इनको। दूसरी बात, एक बात और बोल देना चाहता हूं मैं, यहाँ पर कुछ लोग जो है ना वो राष्ट्रवादी के लोग मेरे लोगों को डरा रहे हैं। बेटा बम्बई से आना पड़ता है, रास्ता बंबई में जाकर मिलता है। अगर ये समझोगे कि ये कार्यकर्ता अबू आसिम के यहाँ कमजोर हैं, बंबई में बैठा हूं, नकेल दबा दूंगा, ठीक हो जाओगे बेटा। मेरे एक आदमी को किसी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि तुम समाजवादी पार्टी के साथ क्यों खड़े हो, याद रखना मैं चुन चुन कर बदला नहीं किया, तो मैं अपने बात की औकात। मेरे कार्यकर्ता मेरे जिगर हैं,
मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, अच्छा दूसरे तो बात करो, सब मुझसे कहता है। और भाई पुलिस वालों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ता हैं तो कंप्लेन लीजिए, उनको भगाओ मत, क्योंकि मैं भी कभी पावर में आ सकता हूँ। भगाओ मत। राष्ट्रवादी का है तो उसे सलूट दो, मेरा है तो डंडा मारो। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ से काम करना। अभी मेरे 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने केस कर दिया जबरदस्ती, मैंने हाईकोर्ट में डाल दिया। अब हाईकोर्ट ने 17 तारीख को बुलाया है कमिश्नर को, तुम जवाब दो तुमने कैसे पकड़ा इनको। मेरे पास आके हाथ जोड़े थे, खुदा की कसम, आसिम भाई आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं। मैं आप पे आता हूँ तो आप कहते नहीं इसने मारा तो उसमें केस तो होगा, कहाँ छोड़ते हैं आप? इसने जो काम किया उस पर मैं कलम चलाऊंगा, कानून में है। तो भाई कमिश्नर साहब मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। 17 तारीख को कमिश्नर साहब को बुलाया हाईकोर्ट ने कि तुम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे गिरफ्तार किया, इसका जवाब दो। जिन्होंने किया वो सस्पेंड हो गए। मैं किसी की नौकरी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं किसी की तरफ से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा एक फितरत है। तो दोस्तों, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई तो किरणों का भरोसा आता है। आप बताओ, इतने लोग बच्चों माशाल्लाह कितनी बड़ी भीड़ है, आप मेरे साथ हो के लिए पक्का 100% है? आपका हाथ नहीं उठ रहा। दोनों हाथ उठना चाहिए, दोनों भी हाथ। देखिए माफ कीजिएगा मैं ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन दिल को खुश करने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ होंगे, मैं ये फोटो दिखाऊंगा ना बम्बई में कि मालेगांव गया था, राष्ट्रवादी के लोग बहुत लोगों को तोड़ कर ले गए, अब मैं सबको तोड़ कर ला रहा हूं, तो सबके हाथ मेरे साथ। एक हलचल मचा दो मालेगांव, और जो भी काम हो, मेरे पास 3 आदमी बैठते हैं काम करने के लिए। मैं किसी को मायूस नहीं करता। जितना मैं कर सकता हूं, अस्पताल में इलाज करवाना है, पुलिस की प्रॉब्लम है, सरकार से कुछ काम करवाना है, इन सब काम के लिए एनी टाइम आप लोग मुझे फोन कीजिए, मुझे खुशी होगी। हाँ, खाली मेरी हाल चाल के लिए मत फोन करिएगा। फोन कर आसिम भाई सलाम वालेकुम, अरे आपकी याद आ गई। मुझे इतना काम रहता है ना यार, क्या करूँ यार, इतना काम रहता है भाई। मैं कहता भाई तुम काम बताओ ना। बोले काम कुछ नहीं भाई, ऐसी हाल चाल क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? तो थोड़ा नहीं बुरा मानिए, क्या टाइम ही नहीं है ना। आप काम के लिए 1 घंटे बात करेंगे ना, खुदा की कसम मैं तैयार हूँ, मैं कभी ना नहीं बोलूँ। जब आप फोन करिए ना तो मेरा आदमी पूछेगा आपसे कि भाई आपको क्या काम है? नहीं आसिम भाई को तो हम बताएंगे नहीं, तो लाइन नहीं देगा। यहाँ पे मालेगांव से बोल रहा हूँ, मुझे अबू आसिम से अपने लिए ये मसले में बात करना है, तो फटक दे देगा लाइन, और नहीं देगा तो फौरन फोन लगा के देगा 100 टका। और आप नहीं बताएंगे कुछ ना, तो फिर माफ करना, आपको मेरे पे गुस्सा आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ पहले से। आप आए, आपने मेरी बातें सुनी। यूसुफ भाई कई बार मेरे पर आ चुके हैं अपने काम लेकर के। यूसुफ भाई जो भी आप लोगों ने आज मुझे दिया है, मैं सब पे इंशाअल्लाह मेरी तरफ से कार्रवाई करूंगा। और 19 तारीख से असेंबली शुरू हो रही नागपुर की, मैं इन तमाम मसलों पर कोशिश करूंगा कि मैं असेंबली में सरकार से सवाल करूँ, और आपको पूरी वीडियो भी भेजूंगा जो मैंने दिखाऊंगा। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालों को अवार्ड देना है, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, जाए ना आप। दो मिनट देख, कुछ लोगों को इनाम देना है, प्लीज 2 मिनट।